हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज से अपन एफएम चालू करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चालू करेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले बहुत ही प्यारा और छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ चालू कराऊंगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। जनरली कैपिटल स्ट्रक्चर के दो पार्ट अपने को पढ़ने हैं। एक है जिसमें सारी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर की सारी थ्योरी आएगी, जैसे नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एक वो होता था एमएम अप्रोच, मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। ठीक है, वो सब फालतू है, बाद में पढ़ेंगे। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत प्यारा पार्ट है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। पहले आपको ये पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ाने के साथ साथ सारे मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आया, वो सारे डिस्कस करूंगा। और उसके साथ साथ आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भी एक बार हम देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहले मेरे को पूरा समझाने देना, पहले मैं पूरा समझाऊंगा, फिर आप लोगों से डाउट पूछूंगा, फिर आप अपने डाउट चैट में लिख सकते हो। रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बेटा। सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें क्या क्या आएगा, ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस, सब कुछ आएगा। अरे सर, ये तो मजाक काम है, ये तो हमें आती है। नॉर्मल सी बात समझना। सबसे पहले सेल्स, सेल में से माइनस करा वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल नॉर्मल है सर। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करा फिक्स कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट होती है, जनरली ये होती है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है बेटा, ये होती है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। माइनस करी तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। बात समझना, रियल सेंस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी बराबर नहीं होते। सर ऐसा क्यों, क्योंकि रियल सेंस में क्या होता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ती है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो धंधे से रिलेटेड नहीं है। जैसे नॉर्मल सी बात बताऊं, रेंट मिला आपको, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भी सारी जुड़ेंगी। नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंस माइनस होंगे। नॉन ऑपरेटिंग जो धंधे से रिलेटेड नहीं है लेकिन खर्चा हो रहा है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब लॉस तो हुआ ना, भले आप धंधे से रिलेटेड मान लो उसको, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो धंधे से रिलेटेड नहीं लेकिन मेरे को करने पड़ गए। ठीक है, जैसे नॉर्मल सी बात बताता हूं, आपको कभी पुलिस वाले को कोई फाइन देना पड़ गया, धंधे से रिलेटेड नहीं है, माइनस करोगे। इसके बाद ईबीआईटी पे पहुंचते हैं। जनरली ऐसा होता है, बट अपन पूरे एफएम में मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ना तो कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। Therefore, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिल्कुल सही सर, फालतू कोई बात नहीं करेंगे, इधर उधर की पूरा कॉन्सेप्ट कवरेज करेंगे अच्छे से। ठीक है, आ गया हो। अब इसमें से ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या जाएगा, इंटरेस्ट। देखो बेटा, नाम में ही लिखा हुआ है, नाम पढ़ो, ईबीआईटी। ईबीआईटी, आई मतलब पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स। तो सबसे पहले डिबेंचर वालों को, लॉन्ग टर्म लोन वालों को उनका इंटरेस्ट दे दो। ठीक है सर, ईबीटी पे आ गया। ईबीटी के बाद माइनस करो टैक्स, मोदी जी को टैक्स दे दो या कोई भी सरकार को मतलब टैक्स दे दो। फिर आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो। अब जो बच गया ये पूरा इक्विटी का है, अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये क्या है, इक्विटी वालों का पैसा। इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, जैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे ईपीएस आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग है, और अगर मैं इसको पीई रेशो से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मार्केट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा, एमपीएस पे। सर ऐसा कैसे, ये देखो आपका है ईपीएस, ईपीएस को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस अर्निंग रेशियो। सर प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब ऊपर क्या आ रहा है, प्राइस, प्राइस अर्निंग, ऊपर आ रहा है प्राइस, नीचे आ रहा है अर्निंग। देखो प्राइस अर्निंग है ना, पहले प्राइस फिर अर्निंग, तो पहले प्राइस आया ऊपर, नीचे आएगी अर्निंग, ये कट जाएगा, इस वजह से ईपीएस इंटू पीई रेशियो करके एमपीएस आता है। सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान सर, मजा ही आ गया। आओ आगे चलें, एक एक चीज को आराम से समझेंगे। एमपीएस का फॉर्मूला क्या, एमपीएस होता है ईपीएस इनटू में पीई रेशियो। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब सुनना सर, अगर कभी भी क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ शेयर्स, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बेटा पहले के एग्जिस्टिंग शेयर्स कुछ और हों और आपने नए शेयर इशू करे हों, तो नए वाले भी काउंट करने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। सर कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, आप ऐसे समझो, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने आपको बोला आपको टोटल 10 लाख रुपए चाहिए शेयर्स से, 10 लाख रुपए चाहिए शेयर से। अब आप देखो शेयर प्राइस कितना है इशू का, तो जो शेयर प्राइस है, इशू प्राइस है, मान लो वो 10 रुपए, अगर 10 रुपए से डिवाइड करोगे मतलब चाहिए 1 लाख शेयर्स। बिल्कुल सही। ऐसा हो सकता है आपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करा हो,
बेटा अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू करोगे, मान लो 30 का प्रीमियम है, तो अब अगर 30 का प्रीमियम और हो जाएगा तो मैं 10 ना लेकर के अब यहाँ 40 लूंगा, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू था और 30 का प्रीमियम है। बिल्कुल हो सकता है सर, 40 तो था लेकिन अब 40 के साथ 2 रुपए के इशू एक्सपेंस लग गए, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई, तो 40 में से 2 माइनस कर दो, हर शेयर पे 38 आएगा, तो 10 लाख को डिवाइड कितने से करूंगा, 38 से। पॉइंट में आ रहा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। तो कभी भी शेयर्स कैसे निकलेंगे, कितना फंड आपको इक्विटी से उठाना है और उसे डिवाइड कर दो नेट प्रोसीड फ्रॉम वन इक्विटी शेयर। सर नेट प्रोसीड क्यों ले रहे हैं, बात समझना, हम नेट प्रोसीड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भी फेस वैल्यू होता है उसमें प्रीमियम जुड़ेगा। अगर डिस्काउंट पे इशू होंगे तो डिस्काउंट माइनस होगा, लेकिन शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू होते नहीं, तो प्रीमियम तो आपने ले लिया। अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, इशू एक्सपेंस है, तो उनको माइनस कर देना। सही है सर, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, नेट प्रोसीड का मतलब क्या है, नेट प्रोसीड है जितना भी इशू प्राइस होगा, इशू प्राइस में से सारे इशू एक्सपेंसेस माइनस कर देना, ठीक है। आई होप आप सब बच्चों के पास ये नोट्स हैं, नोट्स नहीं है बेटा तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पहले नोट्स ले लो, डाउनलोड कर लो, अगर हो सके तो उसका प्रिंट आउट अपने सामने रखना। आपको इन नोट्स को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है कि लास्ट के 1.5 दिन में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना के दिए हैं, स्टिल आपको लगे कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट्स में लिखते चलना, और अगर अभी आपके सामने पीडीएफ में है तो प्लीज पीडीएफ जरूर खोल के रखना अपने सामने, ठीक है सर। सर यहां तक समझ आया। अब देखो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल रखा, एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर होगा। एग्जांपल ध्यान से देखना, देखो सर मुझे टोटल पैसा चाहिए 75 लाख, कितना चाहिए, 75 लाख, ठीक है। इशू प्राइस कितना है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 5 रुपए का प्रीमियम, मतलब मैं टोटल 15 रुपए में शेयर को बेच रहा हूं, है ना। एक शेयर दूंगा पब्लिक को 15 रुपया आएगा, दूसरा शेयर दूंगा 15 रुपया आया, तीसरा शेयर दूंगा 15 रुपया आया, 15 रुपया है। तो उठाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उठाओ। सर टोटल चाहिए 75 लाख, एक शेयर से मिल रहे हैं 15, मतलब टोटल 5, ये क्या कर दिया मैंने, 75 ही तो है, 75 लाख है ना। हाँ अच्छा, अभी पूरा क्वेश्चन तो पढ़े, 15 तो ये हो गया, एक शेयर से 15 मिल रहे हैं, और पढ़ो। इशू एक्सपेंस है 2.5 रुपए के, बेटा अगर इशू एक्सपेंस 2.5 रुपए के हैं तो 2.5 रुपए तो चले जाएगा। जैसे मान लो अंडर राइटिंग वाले को पैसे दे दिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के खर्चे हो गए, तो नेट में एक शेयर से बस मुझे 12.5 मिल रहा है। एक शेयर से कितना, 12.5। टोटल कितना चाहिए, टोटल चाहिए सर 75 लाख, टोटल चाहिए 75 लाख, डिवाइड कर दो 12.5 से, ये आ गया 6 लाख शेयर। चैट पे बताते चलना, ठीक है, सारी चीजें चैट पे बताओ, मजा आ जाए कसम से, पूरा यही कर लो, घर पे कुछ नहीं करना, ठीक है। सर 6 लाख शेयर आ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख शेयर इशू करूंगा। अब आप उन 6 लाख का ब्रेकअप समझो बेटा, ब्रेकअप क्या है, तो उन 6 लाख का ब्रेकअप ये है, 6 लाख को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो गया मेरा शेयर कैपिटल का अमाउंट। हालांकि ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं सर 6 लाख से 75 लाख रुपीस बनेंगे कैसे, वो देखो 6 लाख इंटू 10, 60 लाख तो ये हो गए। 5 रुपए का आपने प्रीमियम लिया तो 6 लाख इंटू 5, 30 लाख का प्रीमियम। अरे सर 60 लाख और 30 लाख, 90 लाख मिल गए आपको। अरे दादा रुको रुको जरा, सबर करो। अब क्या करोगे, इसमें से माइनस करो, क्या माइनस करोगे जल्दी बताओ। सर जो आपका इशू एक्सपेंस था वो माइनस करोगे ना, तो 6 लाख इंटू 2.5 रुपए का इशू एक्सपेंस था, मतलब 15 लाख का आउटफ्लो हुआ होगा। तो बेसिकली 60 लाख आया, 60 लाख के साथ 30 लाख प्रीमियम का आया, 90 लाख, 15 लाख उसमें से माइनस कर दिए, 75 लाख बन गए क्या पूरे 75 लाख। बताओ यहां तक मेरे को हरी झंडी दो, क्या सब कुछ अच्छे से क्लियर है या नहीं है, बताना। क्या यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, चैट पे जरूर जरूर लिखें फटाफट। आपको कॉन्सेप्ट में ही इतना तगड़ा करा दूंगा सब, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको क्वेश्चन लगेंगे हलवा, एकदम हलवा क्वेश्चन लगेंगे, जैसे कॉस्टिंग हलवा है वैसे ही एफएम भी हलवा है। देखो यहां तक सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो यहां से। अब देखो सुनना, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मार्केट प्राइस पर शेयर को ही इशू प्राइस मान लो। ध्यान से सुनना, जैसे आपको फेस वैल्यू 10 रुपए की दे रखी है और मार्केट प्राइस है 40 का, फेस वैल्यू 10 की है, मार्केट प्राइस 40 है, तो बेटा जब भी आप शेयर को इशू करोगे तो प्राइस 40 लेना, क्योंकि मार्केट में 40 चल रहा है, तो बिल्कुल अपन 40 लेंगे। सर सही है, मतलब फेस वैल्यू से ऊपर है तो सही बात है, वही लोगे। अगर मैं आपको बोलूं फेस वैल्यू 10 है और मार्केट प्राइस 7 है, वैसे देखो रियल में ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मार्केट में मेरा शेयर 7 रुपए में चल रहा है, मैं अगर 10 रुपए में निकालूंगा, मेरे से आके कोई क्यों लेगा, कहेगा भाई इनसे क्यों ले रहे हो, मार्केट में 7 का मिल रहा है, 7 से जाके ले लो। तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बट अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी मार्केट प्राइस दे रखा है तो आपको मार्केट प्राइस लेना है, चाहे वो फेस वैल्यू से ऊपर हो चाहे वो फेस वैल्यू से नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिंपल बात ध्यान रखना, अगर फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दे रखा है तो हम हमेशा मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। सर दे ही नहीं रखा तब तो झंझट ही नहीं है, ठीक है।
आगे सुनो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन एंड वी हैव बोथ एमपीएस एंड ईपीएस, तो हमेशा हमारा डिसीजन ईपीएस एमपीएस पे बेस्ड होगा, सॉरी हमेशा डिसीजन एमपीएस पे निकलेगा। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। आपको शेयर होल्डर की वेल्थ मतलब उसकी संपत्ति को मैक्सिमाइज करना है। बिल्कुल सही बात, सही बात है सर। अच्छा, मेरी संपत्ति कब मैक्सिमाइज होगी? जब मैंने टाटा कंपनी का शेयर ले रखा है और उसका मार्केट में प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। मैंने रिलायंस जियो का शेयर ले रखा है, उसका मार्केट में प्राइस बढ़ जाए। तो बात समझना, हमेशा आपको वो कंपनी चूज करनी है जिसका ईपीएस और एमपीएस दोनों ज्यादा हो, दोनों। लेकिन अगर कभी झगड़ा हो गया, कभी अगर कंफ्लिक्ट हो गया, एक कंपनी का तो ईपीएस ज्यादा है, दूसरी कंपनी का एमपीएस ज्यादा है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा उसको चूज करना जिसका एमपीएस ज्यादा हो, बिकॉज हमारे एफएम का ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की मैक्सिमाइजेशन करो वेल्थ की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। पहली कंपनी देखो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, दोनों केस में ए लिमिटेड का ईपीएस भी ज्यादा, एमपीएस भी ज्यादा, तो मैं बोलूंगा कंपनी ए को ले लो, झगड़ा नहीं है। बट अगर आप केस 2 देखोगे, केस 2 को ध्यान से देखो, केस 2 में ए लिमिटेड का ईपीएस ज्यादा है, बी लिमिटेड का एमपीएस ज्यादा है, तो बिल्कुल कंपनी बी को चूज करना, ए को मत चूज करना जब भी झगड़ा है। अच्छा सर, क्वेश्चन में लिखा है ईपीएस को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं हम। बेटा अगर क्वेश्चन ने बोल दिया तो फिर क्वेश्चन परम पूजनीय, क्वेश्चन तो भगवान है। तो अगर क्वेश्चन ने बोला ईपीएस को मैक्सिमाइज कर रहे हो तो फिर ईपीएस को देखोगे, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा आपको करना है दादा। ठीक है, खत्म हो गया। आओ आगे देखो, सिलेक्शन ऑफ प्लान, प्लान को सिलेक्ट करना है ईपीएस या एमपीएस अगर नई कंपनी है। बेटा बात समझना, नया धंधा, मेरा नया धंधा है ठीक है सर, अगर मेरा नया धंधा है तो मेरा बस अभी का ईबीआईटी होगा, अभी का ही इंटरेस्ट होगा, अभी का ही प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, पुराना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो नया धंधा चला रहा हूं, नई सोच के साथ चला रहा हूं। तो देखो क्या करेंगे, नॉर्मल आपको जितने प्लान दे रखे हैं, जो भी प्लान है, सबसे पहले ईबीआईटी लिखो, इंटरेस्ट लिखो, जिसका जो इंटरेस्ट है माइनस कर दो। जैसे एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, क्या इक्विटी के केस में कोई इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं, इक्विटी के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। डेट में आएगा, प्रेफरेंस में भी आएगा क्या? नहीं आएगा, वो बस ऐसे लिख दिया पर नहीं आएगा, आपको पता है। ठीक है, ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस ईएटी। इक्विटी के केस में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, ठीक है। इक्विटी डेट में भी कोई प्रेफरेंस नहीं आएगा, बाद में प्रेफरेंस माइनस होगा। डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ईपीएस आ जाएगा, और इसको पी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, एमपीएस आ जाएगा, और आप उस बेसिस पर डिसाइड कर लेना। ठीक है सर, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो अगर कभी भी नई कंपनी होगी तो सारा नया डाटा होगा? बिल्कुल ठीक सर। अब लो एग्जांपल पढ़ते हैं, आओ एक एग्जांपल देखो, नॉर्मल सा एग्जांपल है, समझना। ठीक है देखो क्या एग्जांपल है, यहां लिखा है इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस और कंपनी, नए बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, नए धंधे में पैसा चाहिए 50 लाख रुपया। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया, या कैपिटल एम्प्लॉय पे कितना कमाया। कैपिटल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय करिए मतलब धंधे में जितना पैसा लगाए। ठीक है सर, सर जो धंधे में पैसा लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, बिल्कुल आएगा। रिजर्व सरप्लस आएगा, बिल्कुल आएगा। लॉन्ग टर्म डेट आएगा, बिल्कुल आएगा। डिवेंचर्स आएगा, आएगा। करंट लायबिलिटी आएगा, नहीं आएगा दादा। ये सब आता है, ये सब आप रेशो में पढ़ोगे, पर अभी के लिए हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन सबसे मिलकर बनता है। तो बोल रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड पे 32% का रिटर्न है, तो रिटर्न मतलब कुछ नहीं होता, ईबीआईटी होता है, जनरल सेंस में ईबीआईटी होता है। तो 50 लाख रुपए चाहिए और 50 लाख पे मेरे को 32% कमाना है, तो 50 लाख पे अगर मैं कमाऊंगा 32%, ये आ जाएगा 16 लाख। ठीक है बेटा, मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे देख रहे हैं क्लास, जो बाद में भी देखेंगे क्लास, जहां पर भी आप क्लास देख रहे हो, प्लीज हाथ में कैलकुलेटर रखना, हर चीज देखो मैं कैसे कैसे निकालता चल रहा हूँ। ठीक है, तो 50 लाख रुपए मेरे को कैपिटल के लिए पैसा चाहिए और उसमें मेरे को 32% कमाना है, मतलब ईबीआईटी 16 लाख हो गया। ठीक है, टैक्स का रेट दे रखा है 30%। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन आए कि आपको पैसा कहां से उठाना है। सुनो, पहला ऑप्शन ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2, ध्यान से देखना। 50 लाख उठाना था, हाँ सर ठीक है। तो पहले में मैंने 50 लाख कैसे उठाया? पहले में 50 लाख उठाया इक्विटी से 30 लाख, 12%, डेट से 20 लाख। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में पैसा उठाया कुछ इक्विटी से, कुछ डेट से, कुछ प्रेफरेंस से, टोटल तो 50 लाख उठाना है। अब दोनों केस में देख लूंगा, जहां ईपीएस ज्यादा होगा उसे ले लूंगा, क्योंकि एमपीएस तो निकल ही नहीं सकता। बात समझो, एमपीएस के लिए पी रेशो चाहिए, पी रेशो तो है नहीं ना, तो ईपीएस के बेसिस पे डिसाइड कर लोगे। सिंपल तो है। अरे मुस्कुराओ, तुम्हारा एफएम हलवा है, बिल्कुल हलवा करके छोड़ूंगा। आ जाओ, देखो देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। सर 50 लाख का 32% करो, 50 लाख का 32% यानी 16 लाख और 16 लाख, बिल्कुल ठीक। अब डिवेंचर का इंटरेस्ट, अब डिवेंचर का इंटरेस्ट देखो, डिवेंचर का इंटरेस्ट कैसे देखोगे? यहां लोगे 20 लाख का 12%, यहां लोगे 12 लाख का 12%। कैलकुलेट करो, खुद करो।
20 लाख का 12% हुआ 2,40,000 और 12 लाख का 12% हुआ 1,44,000। आओ चेक करें, यही लिया है क्या? आओ देखो, यही ले रखा है, ठीक है, सही है सर। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, क्या आ जाएगा? ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दो, टैक्स इसी पे लगेगा, इसी वाले अमाउंट पे टैक्स लगेगा। ये क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस कितना है सर? 18 लाख का 14%। ये तो निकालना पड़ेगा भाई, ये नहीं आता मेरे को। 18 लाख का 14%, ये आ गया 2,52,000। माइनस कर दो 2,52,000, यहां से 2,52,000 माइनस करा, ये आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएंगे, ये देखो, अगर ये सब हटा दूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो बेटा, बहुत ही आसान, बहुत आसान। देखो सर 30 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो यहां हो गए 3 लाख शेयर, ठीक है। यहां पर है 20 लाख की इक्विटी शेयर और एक का जो है शेयर का प्राइस वो 10 रुपए है, तो यहां हो गए 2 लाख शेयर, ठीक है। डिवाइड कर दो 3 लाख और 2 लाख से, ये देखो डिवाइड कर दो 3 लाख और 2 लाख से, क्या आ जाएगा? ईपीएस आ गया, ठीक है। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो, ठीक है। सब बच्चे निकालेंगे बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एफएम के कुछ कॉमन डाउट्स आप सब बच्चों के साथ ले लेता हूं। सर कहां तक राउंड ऑफ करना है? तो अगर आईसीआई की कहीं पे कोई बढ़िया अजम्पशन होगी तो वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, वरना जनरली जो राउंड ऑफ करना है वो 2 डेसिमल तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहते हो 3 तक करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक तो ये डाउट आता है। दूसरा डाउट सुनो, अब क्या करें यार, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे मतलब मन के सच्चे, तो कुछ भी पूछते हैं। देखो क्या पूछा बच्चे ने सर मैंने यहाँ माइनस लगाया, अगर मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ यहाँ माइनस लगाया और अगर मैं यहाँ ऐसे ब्रैकेट डाल दूंगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। अरे बेटा सीआईडी मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ मतलब मैथ्स में ऐसा पढ़ते हो, यहाँ एफएम पे कोई इतनी बातों पे ध्यान नहीं देता। मतलब अगर यहाँ माइनस लगाया है, चाहो तो अंदर खाली 252 लिख दो, अगर यहाँ माइनस लगाया और अंदर ब्रैकेट लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलते हैं, ठीक है। आपके बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे से डाउट आते हैं तो मैं क्लास में लेक्चर के दौरान उनको ले लेता हूं ताकि और बच्चों के डाउट ना आए, ठीक है सर। ईपीएस तक समझ आया? सर कौन सा प्लान लेंगे जिसमें ईपीएस ज्यादा है, तो हायर ईपीएस वाला कौन सा प्लान है? सेकंड प्लान, ठीक है। सर एक मजे की बात बताऊं आपको, ये देखो एक मजे की बात बताऊं, सेकंड प्लान वैसे भी अच्छा होने वाला था क्योंकि वहां डेट आ गया, और कभी भी डिवेंचर आ गया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कभी भी डिवेंचर आ गया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जिसकी वजह से मोदी जी को टैक्स कम जाता है, और मोदी जी को टैक्स कम जाएगा तो अल्टीमेटली मेरे इक्विटी शेयर होल्डर का तो फायदा है ना, इस वजह से उसका ईपीएस ज्यादा आता है। आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, मतलब पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं फिर टैक्स आया, मतलब फिर टैक्स माइनस होता है तो टैक्स कम प्रॉफिट पे लगेगा ना। जबकि अगर आप पहला प्लान देखोगे तो पहले प्लान में भी डेट है, हाँ पहले प्लान में भी डेट है भाई, फिर भी दूसरा वाला क्यों अच्छा आया? अब यहाँ तो देखो अगर दोनों में डेट है तो फिर तो आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर एक में इक्विटी प्रेफरेंस है और खाली दूसरे में खाली डेट है तो भाई उस केस में कंफर्म है जो डेट वाला होगा उसका ईपीएस बढ़िया आएगा, ठीक है सर। यहाँ तक सही है, यहाँ इक्विटी शेयर भी तो कम थे इसलिए ईपीएस ज्यादा आया, ठीक है। आओ आगे सुनना, इतने में कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट कोई परेशानी है तो बताते चलना, ठीक है चैट पे लिख देना। आगे आओ, सिलेक्शन ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस और एमपीएस अगर एग्जिस्टिंग कंपनी आई। अब एक बात सुनना, नई कंपनी में तो नया धंधा था इसलिए ईबीआईटी नया, इंटरेस्ट नया, प्रेफरेंस डिविडेंड नया। बट अगर एग्जिस्टिंग कंपनी होगी तो बेटा कंपनी पहले से चल रही है, अब आप कोई नया काम करने जा रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नया कर रहे हो। तो अगर कंपनी पुरानी वाली चल रही है, ध्यान से, एग्जिस्टिंग कंपनी चल रही है तो ईबीआईटी पुराना वाला भी लूंगा, पुराना वाला ईबीआईटी सब में सेम रहेगा, नया वाला देखेंगे सेम है या जैसे जैसे बोला, ईबीआईटी तो सेम ही रहता है। इंटरेस्ट, पुराना वाला इंटरेस्ट तो हर प्लान में आएगा, चाहे अब आपने और जो पैसे उठाए, चाहे वो इक्विटी से उठाए, प्रेफरेंस से, बेटा जो पुराना वाला इंटरेस्ट चल रहा था वो तो हर प्लान में आएगा ना। हाँ, पुराना वाला कोई प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो वो हर प्लान में आएगा, वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने जो बाकी पैसा उठाया उसमें क्या लिया, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आओ देखो क्या होगा, यहाँ एक चीज बतानी है खाली, ईबीआईटी एग्जिस्टिंग वाला भी और एक्सपेक्टेड वाला भी दोनों, इंटरेस्ट भी एग्जिस्टिंग वाला तो भाई सब में आएगा, एग्जिस्टिंग वाला सब में आएगा, जो नया वाला है, जो नया वाला है वो इक्विटी में नहीं आएगा, प्रेफरेंस में नहीं आएगा, सिर्फ डेट में आएगा नया वाला। एग्जिस्टिंग तो सब में आएगा ना, जैसे कंपनी ने पुराना लोन ले रखा है 10 लाख का, अरे भाई उसका इंटरेस्ट तो हमेशा जाएगा ही जाएगा ना, ठीक है सर। ईबीटी टैक्स माइनस करोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, एग्जिस्टिंग वाला प्रेफरेंस तो सब में आएगा अगर पहले से कोई चल रहा है, नया वाला प्रेफरेंस सिर्फ वहां आएगा जहां पे आपने प्रेफरेंस से पैसा उठाया, ठीक है सर।
सर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दोनों आएंगे, बिल्कुल बेटा, पुराने वाले होंगे वो भी, कहीं नए वाले हैं, जैसे इक्विटी वाले में नए वाले भी आएंगे, प्रेफरेंस और डिविडेंड में तो नए वाले नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ पुराने वाले आएंगे, ठीक है, यहां तक समझ आएगा। डिवाइड कर दो ईपीएस, ईपीएस को पी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो एमपीएस। मतलब सर कुल मिला के बस एग्जिस्टिंग कंपनी में इतना ध्यान रखना है कि पुराना वाला ईबीआईटी भी लेना है। हाँ, अगर आप निकाल सकते हो तो जरूर लेना है, नहीं निकाल सकते हो जब बात अलग है, लेकिन निकाल सकते हो तो कंफर्म लोगे। और एग्जिस्टिंग वाली कंपनी में हमेशा पहले का ईबीआईटी निकालने का आपको मेथड दे रखा होता है, ठीक है सर, ठीक है। आओ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है ना, पढ़ो। आओ बेटा, इन केस वीडियो सही चल रही है सब? हाँ सर एकदम बढ़िया, परफेक्ट, आ जाओ, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 20 मिनट हो गए। देखो 20 मिनट में आधा चैप्टर कर लिया आपने, आधा चैप्टर खत्म हो गया। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और कंपनी, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है मतलब हर प्लान में ये तो सेम चलेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख 10 रुपए के हिसाब से तो 6 लाख शेयर्स हो गए, 6 लाख शेयर्स। रिजर्व 4 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, रिजर्व को लेते ही अपन। 10% डेट मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 लाख है तो 3 लाख का हो गया 30,000, ये एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, हर एक केस में आएगा, ठीक है। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 7 लाख का, 7 लाख है ना, तो 7 लाख का 14% कर दो 98,000, 98,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड हर एक केस में आएगा, हर एक केस में जाएगा। कैपिटल इंप्लॉई टोटल हो गई 20 लाख, टोटल कैपिटल इंप्लॉई 20 लाख है। कैसे 20 लाख की हो गई? 20 लाख तो नहीं होनी चाहिए भाई, ऊपर वाला 6 लाख होगा, फिर ये 6 लाख होगा, ये 6 लाख है, ठीक है, इसको 6 लाख कर दो। फिर एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 6 लाख, ये 6 लाख है। अगर ये 6 लाख है तो शेयर्स कितने हो गए? शेयर्स हो गए 60,000 शेयर्स। अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, 6 लाख और 4 लाख 10 लाख और नीचे 10 लाख 20 लाख हो गए, ठीक है। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना है? 4 लाख का। अभी आप कितना कमा रहे हो? 4 लाख। तो अगर मैं अभी आपको बोलूं आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, ध्यान से सुनना भाई। मैंने धंधे में लगाए 20 लाख रुपए, कितने लगाए धंधे में? 20 लाख रुपए। कमाया कितना? 4 लाख रुपए, इनटू में 100, मतलब मैं 20% कमा रहा हूं। जितने मेरे धंधे में मेरी लागत लगी हुई है, लागत मतलब कैपिटल इंप्लॉय लगी हुई है, मैं उस पर 20%, 20% कमा रहा हूं, ठीक है। टैक्स रेट 40% है। अब मेरे को और चाहिए, कितने पैसे और चाहिए? 30 लाख और चाहिए। 20 लाख मेरे धंधे में पहले से लगा, 30 लाख और चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो डेट से पैसा उठा लूं या मैं प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा लूं। अब यहाँ पे एक बात सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि पुराना वाला डेट 10% पे है तो नया वाला भी 10% पे होगा, जरूरी नहीं है। पुराने के टाइम पे स्थिति अलग थी, मुझे 10% इंटरेस्ट पे मिल गया, अब मुझे महंगा मिल रहा है, 12% पे मिल रहा है। सेम बात, पहले पुराना प्रेफरेंस 14% पे था तो जरूरी नहीं है कि नया प्रेफरेंस भी 14 पे होगा, नया प्रेफरेंस अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है सर। सर कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब क्वेश्चन करना है, ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस निकालने के लिए बात समझना सर, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी आता है, सही बात है। और ईबीआईटी के अंदर मैं बोलूं तो दोनों होने चाहिए, एक एग्जिस्टिंग वाला और एक नया वाला। एग्जिस्टिंग तो है 4 लाख, अब नया कहां से लाऊं? नया तो नहीं दे रखा, तो सिंपल कर लो ना। अगर क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं है तो मैं यही अजम्पशन लगाऊंगा, जो नया 30 लाख का पैसा उठाया इस पे भी 20% तुम कमा रहे हो, सीधी सी बात है ना। मेरे को कुछ दे नहीं रखा तो मैं मानूंगा जितना रिटर्न में पहले कमा रहा था, परसेंटेज में, अमाउंट में नहीं, पहले परसेंटेज में 20% कमा रहा था, तो अभी भी 20% कमाऊंगा। तो जो बाजार से पैसा लिया 30 लाख, उस पर 20% कमाऊंगा, यानी 6 लाख कमाऊंगा, ठीक है सर। आओ अब क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले लिया ईबीआईटी, यही लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी हम अज्यूम करेंगे कि आरओआई सेम रहेगा 20%, आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ईबीआईटी ले लिया। ईबीआईटी कैसे लिया? अब टोटल पैसे हो गए 50 लाख, 50 लाख पे लगाया 20%, कितना कितना हो गया? 10-10 लाख, ठीक है। हाँ सर, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। बात समझना, अल्टरनेटिव 1 में मैंने पैसा कहां से उठाया? डिबेंचर से। अल्टरनेटिव 1 में पैसा उठाया डिबेंचर से, यहां से प्रेफरेंस से। अरे बेटा मैं कहता हूं तुम कहीं से भी उठाओ, चाहे तुम इक्विटी से उठा लो, जो पुराना वाला इंटरेस्ट है वो तो देना ही पड़ेगा ना, तो पुराना वाला इंटरेस्ट तो सेम आएगा। अब तुम्हें समझ आ रहा है नई कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी में फर्क क्या है? नई कंपनी में डाटा नया होता है, नई सोच होती है, न्यू सोच होती है, ठीक है। आज से हम लिखेंगे नई कहानी, ठीक है, हम हिंदुस्तानी, तो वो है बस नया। एग्जिस्टिंग में क्या? नया पुराना दोनों, पुराने भी देखोगे, पुराने को भी इज्जत दोगे, नए वाले को भी। अब नया देखो तो नए में जहां पे डिबेंचर से पैसा उठाया उसका ले लिया 30 लाख का 12%, ये ले लिया 30 लाख का 12%, यानी 3,60,000, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पैसा प्रेफरेंस से उठाया है, ठीक है। ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस करो ईएटी। अब ईएटी के बाद जो पुराना वाला प्रेफरेंस है, पुराना वाला प्रेफरेंस डिविडेंड था 98,000, ये देखो पुराना वाला जो डिविडेंड है प्रेफरेंस, ये तो दोनों से माइनस होगा,
ये तो दोनों से माइनस होगा। जो नया वाला है 30 लाख का 15%, वो सिर्फ प्रेफरेंस से माइनस होगा, डिवेंचर से माइनस नहीं होगा। अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ शेयर सेम आएंगे, नंबर ऑफ शेयर वही है ना, नंबर ऑफ शेयर दोनों में 60-60 हजार, क्योंकि नए शेयर आपने कुछ इशू नहीं करे। बेटा अगर आपने नए शेयर कुछ इशू करे होते तो वो भी ले लेते, और इससे क्या आ गया हमारा, इससे हमारा निकल करके आ गया ईपीएस। ईपीएस किसका ज्यादा है, ईपीएस इसका ज्यादा है, पहले वाले का ज्यादा है, तो बिल्कुल ईपीएस इसका ज्यादा है, हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, और देखो यहां पर वो चीज लग भी रही है जो मैं आपको बोल रहा था। अगर आप दोनों ऑप्शन को देखोगे, पहले ऑप्शन में डेट है, डेट है तो भैया सीधी सी बात है, डेट पे आपको क्या हो जाता है, इंटरेस्ट का फायदा मिल जाता है, तो यही ऑप्शन हमारा बढ़िया आया। ठीक है, यहां तक एक बार बता दो बेटा, एग्जिस्टिंग कंपनी, न्यू कंपनी, कैसा भी क्वेश्चन आया तो कर पाओगे क्या, बताओ। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बोलो, या क्लियर है बिल्कुल, बताओ। सब बच्चे बोलेंगे, रुका हुआ हूं, फिर आगे चलूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है यहां तक तो सब बताओ। चल सकता हूं आगे? सर मजा आ गया सर, यहां तक सब क्लियर, आ जाओ। ठीक है, आगे चले, आओ। इनडिफरेंस पॉइंट क्या कहता है बेटा, इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट हमेशा दो प्लान के बीच में निकलेगा। वो दो प्लान जिसमें वो ईबीआईटी का लेवल बताओ जहां पे ईपीएस सेम है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है वो लेवल ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी का वो लेवल जिसपे आपका ईपीएस सेम आ रहा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको दो प्लान दे रखे हैं, प्लान ए है और प्लान बी है। ईबीआईटी मान लो 10 लाख एक ऐसा ईबीआईटी है, जब मैं दोनों का ईपीएस निकालूंगा तो वो सेम आएगा, तो मैं बोलूंगा ये 10 लाख जो ईबीआईटी आया, इसी को इनडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको बोला हुआ है इनडिफरेंस पॉइंट 6 लाख है, दैट मींस वो ईबीआईटी की वैल्यू 6 लाख दे रखी है जिसपे ईपीएस सेम आएगा। ठीक है सर, ईपीएस कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। देखो जो अभी आपने ऊपर इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, अगर मैं उसको इक्वेशन में बनाऊं तो ऐसी तो बनाऊंगा, ध्यान से देखो। पहले लिया ईबीआईटी, पहले क्या लिया, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस कर दो इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये आ गया ईबीटी। ईबीटी में लगा दो 1 माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हो गया पूरा अर्निंग फॉर इक्विटी, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ N2 का मतलब क्या है, सेकंड प्लान के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो दोनों प्लान में हो सकता है इंटरेस्ट अलग अलग हो, ये I1 I2 लिखा है बेटा, I1 I2 हो सकता है इंटरेस्ट अलग हो सकता है टैक्स भी अलग हो, वैसे टैक्स जनरली अलग होता नहीं है, और प्रेफरेंस डिविडेंड है, दोनों का माइनस कर दो तो ईबीआईटी आपका निकल कर आ जाएगा। इस इक्वेशन में सब कुछ दे रखा होता है, नीचे नंबर ऑफ शेयर भी दे रखे होते हैं, ईबीआईटी हमें निकालना होता है। ठीक है सर, अब सुनो, कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे, कोर्स ऑफ एक्शन ध्यान से सुनना, कोर्स ऑफ एक्शन क्या आएगा। ठीक है, अगर ईबीआईटी इनडिफरेंस पॉइंट के बराबर है, जैसे ऐसे मान लो कि 10 लाख आया इनडिफरेंस पॉइंट, मतलब 10 लाख एक वो वाली वैल्यू है, 10 लाख एक वो वाली वैल्यू है, कंफर्म वही वाली वैल्यू है जिसपे हमारा ईपीएस सेम है। ठीक है, तो अगर आपका ईबीआईटी 10 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जिस प्लान को चूज करना है चूज कर लेना। लेकिन अगर आपका जो नॉर्मल ईबीआईटी है वो इनडिफरेंस से कम है, अगर वो इनडिफरेंस से कम है, मान लो 8 लाख है, ठीक है, तो अगर ईबीआईटी कम है इनडिफरेंस से, तो उसको चूज करा जाता है जिसका फिक्स फाइनेंशियल बर्डन कम है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इनडिफरेंस से पहले ऑपरेट कर रहा हूं, अगर इनडिफरेंस से पहले ऑपरेट कर रहा हूं, तो मेरी तो यार फाइनेंशियल कॉस्ट ये भी कवर नहीं हुई ना सही से, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस प्लान की तरफ जाऊंगा जिसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम है। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड जहां कम होंगे उसको चूज करूंगा। अगर मैं इनडिफरेंस से आगे आ गया, अब अगर आगे वाला ईबीआईटी है, तो उस प्लान को चूज करना जिसका फिक्स फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा है, क्योंकि वो अब आपको लीवरेज का फायदा देगा। ठीक है, क्योंकि जिसका जितना फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट उतनी उसकी फाइनेंशियल लीवरेज, तो इन डिफरेंस से आगे जाने में लीवरेज का फायदा मिलता है, उस प्लान की तरफ जाऊंगा जिसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है, उससे पहले उसको चूज करूंगा जिसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम है। ठीक है सर, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, देखो पहले अपन ने दोनों प्लान बना दिए, अब दोनों प्लान जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे दोनों का ईपीएस सेम है। अगर यहाँ दोनों का ईपीएस सेम है तो उस लेवल पे जो भी आपका ईबीआईटी आ रहा होगा उसको अपन बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इससे पहले जाऊंगा, अगर मैं इससे पहले जाऊंगा तो आप ये देखो दोनों में से ऊपर किसकी लाइन है, दोनों में से जिसकी लाइन ऊपर है, प्लान 1 की लाइन ऊपर है, तो यहाँ प्लान 1 बेटर है। यहाँ पे बताओ दोनों में से ऊपर कौन सा है, प्लान 2 ऊपर है, तो प्लान 2 की लाइन बेटर है, इसलिए प्लान 2 बेटर होगा। सर ये समझ नहीं आया, एक बात बताओ, आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट, क्रिकेट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने रन मारे तो ऐसा ग्राफ आया, आपने देखा हो कभी ऐसा ग्राफ आया। अब इंडिया ने रन मारने चालू करे, तो इंडिया चालू तो इनसे पीछे हुई, एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करा, फिर इंडिया इनसे आगे निकल गई, तो मैं क्या बोलूंगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करा मतलब उस स्टेज पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया बराबर है,
इससे पीछे के पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया बेहतर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ ऊपर है, इसके आगे इंडिया बेहतर है क्योंकि इंडिया का ग्राफ ऊपर है। सेम कॉन्सेप्ट तो लगा यहाँ पर, ठीक है। तुम अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें देखते हो पर आपको पता नहीं होती। तो यहाँ पर कौन सा बढ़िया, प्लान 1 बेटर क्योंकि ऊपर आ रहा है, यहाँ कौन सा बढ़िया, प्लान 2 बेटर, ठीक है। बताओ ये समझ में आया। उसके आगे कोहली खेलने आ गया, हाँ बिल्कुल उसके आगे कोहली खेलने आ गया भाई, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ आया, हाँ सर यहाँ तक समझ आया। सर मतलब क्या इस तरीके से मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ प्लान 1 बेटर है मतलब प्लान 1 की फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी, बिल्कुल सही। आगे किसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी, ज्यादा होगी, प्लान 2 की फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि आगे बढ़ने पे वो प्लान अच्छा होता है जिसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट अच्छी होती है, पीछे में वो अच्छा होता है जिसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम होती है, ठीक है। अब तुम्हें एक बात बताऊं, मतलब ये कोर्स से हटके है, सिलेबस में है नहीं, पर बच्चे बोलते हैं सर ये ग्राफ आपने बनाया कैसे। तो बेटा ग्राफ कैसे बना, देखो जब आप 2 प्लान लेते हो ना, एक लिया आपने प्लान 1, एक लिया प्लान 2, ठीक है। नीचे एग्जांपल है, लो एग्जांपल से ही बता देता हूं, आओ ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल समझना, इनडिफरेंस पॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है। प्लान 1 है, प्लान 2 है, टैक्स रेट दे रखा है, अपन ने इनडिफरेंस पॉइंट निकाला। पहले इसी से बताता हूं, आओ आपने इनडिफरेंस पॉइंट निकाला तो पहले वाले में ईबीआईटी को तो ईबीआईटी रख दो क्योंकि निकालना है, पहले वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऑल इक्विटी है, 1 माइनस टैक्स कर दिया, आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 1 माइनस टैक्स करा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी डाला, प्रेफरेंस दे रखा था क्या, हाँ प्रेफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे डिवेंचर नहीं था लेकिन प्रेफरेंस था, ठीक है। दोनों डाले, सॉल्व करा, ईबीआईटी आया 2.5 लाख, मतलब इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी 2.5 लाख पे ईपीएस सेम होगा, सही बात है, हाँ सर 2.5 लाख पे ईपीएस पे सेम होगा, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊं तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिर ग्राफ पे आऊंगा एक बार कि वो ग्राफ बना कैसे, सिलेबस में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में तो बस ये है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बढ़िया है, सिलेबस में बस इतना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, ध्यान से सुनना। देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सर मुझे बस उतना कमाना है ताकि मेरी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट पूरी हो जाए, और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, सही है। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट खाली 2 होती है, मतलब मैं खाली इतना ईबीआईटी कमा लूं कि मेरी ये 2 कॉस्ट पूरी हो जाए, मेरा ईपीएस 0 आ जाए। ब्रेक इवन है ना, ब्रेक इवन का मतलब मुझे अर्निंग ईपीएस में कुछ कमाना नहीं है, बस मैं फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट पूरी कर दूं। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दे दूं। तो बेटा मैं इन दोनों को जोड़ नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं इन दोनों को जोड़ नहीं सकता। सर क्यों नहीं जोड़ सकते, आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, क्या मैं 1 किलो और 200 ग्राम को आपस में जोड़ सकता हूं क्या, नहीं जोड़ सकता जब तक उन्हें सेम यूनिट में नहीं बनाओगे। सेम यूनिट में एक्सप्रेस करना जरूरी है। वैसे ही यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट क्योंकि टैक्स से पहले आता है, इनकम स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है। और प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स आता है, तो भाई इनका तो यूनिट ही सेम नहीं है, इनका यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। और आईसीएआई हमेशा सबको बिफोर टैक्स पे लेके जाता है, तो बिफोर टैक्स पे लेके कैसे जाओगे, इंटरेस्ट तो पहले से बिफोर टैक्स है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को टैक्स से पहले लाना है तो ये बिफोर टैक्स लाने के लिए 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर देना। कोई भी चीज अगर आफ्टर टैक्स है उसे बिफोर टैक्स पे लाना है तो 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर दो, बिफोर से आफ्टर आने पे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला है किसका, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का। इतना क्लियर हुआ, हाँ सर ये क्लियर हुआ बिल्कुल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब मेरे को बेसिकली कितना कमाना पड़ेगा, इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, इंटरेस्ट के बाद मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, पर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पहले नहीं दे सकता, उससे पहले टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे को इतना और कमाना पड़ेगा ताकि टैक्स भी दे दूं और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दूं। हाँ सर सही है, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट समझ आया। पहले तो नीचे ये दिखा देता हूं, देखो इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस 0 आ रहा होता है, सही है। हाँ सर बिल्कुल ठीक, फॉर्मूला क्या, इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देख लो अच्छे से, ये एग्जांपल दे रखा है आपको, एग्जांपल में क्या बोला, कह रहा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अब एक बात समझना, कंफ्यूज मत होना, इनडिफरेंस पॉइंट हमेशा 2 प्लान का साथ में आता है, जैसे ए और बी का साथ में, बी और सी का, सी और ए का, सबका साथ में आएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सबका अलग अलग आएगा, हर प्लान का अलग। जैसे यहाँ पहले प्लान में क्या है, पहले प्लान में फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में खाली इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है, तो सिर्फ इंटरेस्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा, खाली इंटरेस्ट, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं। दूसरे में खाली प्रेफरेंस है, इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस कितना लोगे, पहले तो लिया 10 लाख का 15%, देख लो पहले लिया 10 लाख का 15%, ये आ गया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को डिवाइड करोगे 60% से, ये आएगा 2.5 लाख। मतलब बेसिकली 1.5 लाख का डिविडेंड देने के लिए मेरे को 2.5 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि उस 2.5 लाख में से पहले टैक्स जाएगा और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा। ठीक है सर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी सबका समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा केस अच्छे से समझ में आया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के साथ। ठीक है, अब बस मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, बेसिकली ये ग्राफ बना कैसे है। ग्राफ ध्यान से देखना, ग्राफ कैसे बना है। ये ग्राफ बेसिकली इस तरीके से बना है, देखो होगा क्या, इन डिफरेंस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इन डिफरेंस पॉइंट की बात करूं
तो ए और बी ऐसे मान लो, ए और बी दो प्लान है जिसपे 10 लाख के ईबीआईटी पर दोनों का ईपीएस 5 आ रहा है मान लो। तो मैं बोल सकता हूं एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया 10 लाख का ईबीआईटी और 5 रुपए का ईपीएस, एक पॉइंट तो दोनों ग्राफ का ये हो गया। जैसे आप ऐसे बना लो तो एक पॉइंट तो ये हो गया, नीचे 10 लाख और 5 रुपए का ईपीएस। यहां तक सही है सब कुछ? हाँ सर यहां तक सही है। अब आप क्या करोगे, आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे। आओ, अगर मैं बोलूं दोनों प्लान का मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लूं, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। मान लो इसमें से पहला जो प्लान है वो टोटली इक्विटी है। बेटा अगर पहला प्लान टोटली इक्विटी है तो उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 आएगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि खाली इक्विटी है तो कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ही नहीं है, मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 आया। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है ईबीआईटी 0 पे आपका ईपीएस 0 होगा। तो लो एक पॉइंट तो मेरे को ये मिल गया, ईबीआईटी 0 पे ईपीएस 0 होगा। सही बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा कोई ऐसा प्लान हो सकता है, ये देखो जैसे अपन ने नीचे एग्जांपल लिया था, मान लो दूसरा इनमें से कोई प्लान हो सकता है जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये आ रहा है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि इस प्लान का 180 के ईबीआईटी पे ईपीएस 0 होगा। तो यही लिख लूं ऊपर। मान लो दूसरा प्लान ऐसा है, दूसरा प्लान ऐसा है जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आया 1,80,000। बेटा 1,80,000 का मतलब है ईबीआईटी 1,80,000 पे ईपीएस 0 होगा। 2 पॉइंट मिल गए। तो इन 2 पॉइंट से ग्राफ बनता है। पहला तो बना 0 के साथ ये ग्राफ, दूसरे प्लान पे बोला आपने 1,80,000 के ईबीआईटी पे ईपीएस 0 होगा, तो ये पॉइंट आ गया 1,80,000 और ईपीएस 0 है। यहां से ये इंटरसेक्ट करके दूसरा बना। ठीक है, अब देख लो अगर मैं अब कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं ये तो हो गया ब्रेक इवन वाला पॉइंट जहां पर ये बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे पीछे खड़े हो तो पीछे में कौन सा अच्छा होगा? ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला कौन सा माना था हमने? ऑल इक्विटी, जिसमें कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं थी। तो देखो प्रूफ भी हो रहा है ना कि इक्विटी बढ़िया होगा क्योंकि वहां फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है। इससे ऊपर जाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, तभी तो ब्रेक इवन 1.8 आया था। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है बेटा ओरिजिन से तो समझ आ गया सर, ये दूसरा वाला यहां से क्यों चालू हो रहा है? वो इसीलिए चालू हो रहा है जिस भी फाइनेंशियल प्लान में अगर कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होगी तो उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कुछ आएगा, और जितना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उस पर ईपीएस 0 होगा, इसीलिए वो एक्स एक्सेस से चालू होता है। सिलेबस से हट गया, पर अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, यहां तक सब समझ आया? लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, देखो ध्यान से देखना। सब समझ आया हो? सर इन डिफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स, आपने इन डिफरेंस पॉइंट में ये लिखा हुआ था ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। दूसरी तरफ भी यही था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे। अगर दोनों प्लान के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम हो गए तो ये कट जाएगा। इस केस में कभी कभी ईबीआईटी निकलता कभी नहीं निकलता। तो देखो क्या केस है, सुनना ध्यान से। अगर आपने इन दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व करा और अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गई, ठीक है, मान लो यहां पर भी 0.6 ईबीआईटी माइनस 1 लाख बच रहा है और सामने भी ये बच रहा है। अगर आरएचएस और एलएचएस सेम आ गई तो उस केस का मतलब होता है बेटा दोनों प्लान का ग्राफ डिट्टो ऐसा बनेगा, एक के ऊपर दूसरा। या तो दोनों प्लान का ग्राफ ऐसा बनेगा या दोनों प्लान का ग्राफ यहां से चालू होकर के ऐसे बनेगा, एक के ऊपर दूसरा। समझ लो आप। ये लो मैं एक बार आपके सामने आता हूं, देखना। मैं आपके सामने आया, देखो एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ इसके ऊपर एकदम ऐसे चिपक के है। बेटा अगर दोनों चिपक के तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। जैसे जो कोइंसिडेंट लाइन होती थी, एक ग्राफ है उसके ऊपर दूसरा चिपक के है, तो हर पॉइंट अगर आपका क्या है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है तो हर पॉइंट पे इंडिफरेंस आएगा। बिल्कुल सही। तो बेटा अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। अपन ये बोलते हैं अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर है या तो प्लान ऐसे बनेगा। ऐसे कब बनेगा? जब उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 है। या तो ऐसे बनेगा जब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कुछ है, एक के ऊपर ही दूसरा प्लान है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं हर पॉइंट को इनडिफरेंस बोलूंगा, ऑल पॉइंट आर इनडिफरेंस पॉइंट। आप कोई भी ईबीआईटी पे चेक कर लो, हर ईबीआईटी पे ईपीएस बराबर आएगा। तो वो ये सिचुएशन है। ठीक है, ये देखो कोई भी प्लान डोमिनेट नहीं करेगा, यहां पर कोई भी प्लान डोमिनेट नहीं करेगा। या तो ग्राफ ऐसा होगा एक के ऊपर ही दूसरा चल रहा है, या ओरिजिन से होगा एक के ऊपर ही दूसरा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बोथ प्लान एलएचएस आरएचएस बराबर होगी। दूसरा क्या होगा, आपने उसको इक्वेशन को सॉल्व करा, इस इक्वेशन को सॉल्व करा और एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आए। बेटा अगर एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आएंगे ना तो ये बात ध्यान रखना, ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आगे। अगर एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है तो ये दो पैरेलल लाइंस आ जाएगी, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। अब ये लो मैं एक बार दोबारा आपके सामने आता हूं, मैं दोबारा, एक लाइन ये है एक उसके पैरेलल है।
ये तो हमेशा पैरेलल रहेंगी जैसे रेल की पटरी, भाई कभी मिल ही नहीं सकती, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो कोई पॉइंट कॉमन आएगा ही नहीं। और कभी अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा तो इस केस में कभी भी इनडिफरेंस पॉइंट आ ही नहीं सकता, इनडिफरेंस कभी नहीं आ सकता। पहली बात सर, अगर इनडिफरेंस नहीं आ सकता तो दोनों प्लान में से बढ़िया प्लान कौन सा होगा? हमेशा ध्यान रखना जिसकी लोअर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होती है वो हमेशा बेटर होता है। ऐसे केस में जहां कोई इंडिफरेंस नहीं है तो हमेशा उसको हम बेहतर मानते हैं जिसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है। और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आप बताओ किसकी नहीं होगी? जो कहां से पास हुआ है? ओरिजिन से, क्योंकि जो ओरिजिन से पास हुआ है उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन कुछ आएगा नहीं और उसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट सबसे कम होगी। खत्म, खत्म हो गया बेटा पूरा। ये लास्ट टॉपिक तो काफी सारी टीचर्स छुड़वा देते हैं, बट मैंने सोचा इसको भी आपको साथ में करा दूं ताकि ग्राफ पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपको क्लैरिटी पूरी मिलनी चाहिए। अच्छा बेटा, ये होता है ईवीआईटी ईपीएस, ठीक है। तो कॉन्सेप्टफुली हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। पहले एक बार आप डाउट बता दो, चैट पे लिख दो डाउट्स अगर कोई डाउट है तो, फिर इसके बाद अपन मॉडल टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी इससे रिलेटेड होंगे। मैं जब तक पानी भर रहा हूँ, आपका कहीं भी कोई डाउट आया तो प्लीज बताना, या मजा आ गया समझ के ये भी बताना। क्या मजा आ गया, अच्छे से लगा कि आज कुछ नया सीखा कि अरे सर ये इतना आसान था क्या? क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं, बहुत ज्यादा आसान। आपको सिर्फ 2 पॉइंट में फंसाएगा, या तो इंटरेस्ट में या इक्विटी शेयर्स में। वो देखना आपको इंटरेस्ट और इक्विटी शेयर में कैसे फंसाएगा। बोलो जी बोलो, सही है सब कुछ? क्लियर है? आओ, क्लियर है सब? आओ जी। अब इसके बाद चलते हैं जरा, ये तो मॉडल टेस्ट पेपर के आंसर से, आंसर को छोड़ो, ये रहा टॉपिक वाइज। मैंने यहाँ निकाल रखा है टॉपिक वाइज। आ जाओ एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे। पहला डेटर का है, छोड़ दो, सिर्फ इसके क्वेश्चन उठाऊंगा सारे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लीवरेज भी है क्या? आओ, इसमें लीवरेज भी है पर साथ के साथ हो जाएगा, ठीक है। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ना। रामू लिमिटेड वांट टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट फॉर विच 25 लाख इज रिक्वायर, फॉलोइंग ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है इक्विटी शेयर से ले लो, दूसरा इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से ले लो, ठीक है। पहला बोला व्हाट इज द इंडिफरेंस पॉइंट इन ईपीएस एट दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35%। कर सकते हो, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। इंडिफरेंस पॉइंट कैसे आएगा बताओ? ईबीआईटी पता नहीं, छोड़ दो, माइनस इंटरेस्ट, पहले वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, 1 माइनस टैक्स, टैक्स है 0.35 और डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर है 25,000। दूसरी तरफ क्या करोगे बोलो? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आएगा 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, 1 माइनस टैक्स, और आगे करोगे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आएगा 5 लाख का 12%, 5 लाख का 12% यानी 60,000, और डिवाइड कर दोगे शेयर, शेयर है 10,000। सॉल्व कर दो, ईबीआईटी आ जाएगा। जब ईबीआईटी आ जाएगा तो ईपीएस निकाल लेना, ठीक है। ईबीआईटी आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रखो सेम आएगा, ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर भी साथ साथ दिखाते चलूँ आपको। दूसरी वाली वर्किंग नोट है ना हमारा, ये देखो दूसरा वाला, क्या अपन ने भी ऐसे करा, देख लो एक बार, पूरा सेम करा अपन ने, ठीक है सर। सर बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्या बोला है, इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय दिस, ये लीवरेज है, छोड़ दो, लीवरेज अभी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इससे रिलेटेड ही नहीं है, वो थ्योरी का क्वेश्चन है, छोड़ दो। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स का, ठीक है सर, ठीक है। डेट आया, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये छोड़ दो, ये आपका अभी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। रेशियो हो गया, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी मतलब थ्योरी नहीं, जो थ्योरी वाला पार्ट प्रैक्टिकल है, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, वो अभी नहीं करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हटा दो। मॉडल टेस्ट पेपर 2 में आ जाते हैं, तो इधर भी मॉडल टेस्ट पेपर 2 खोल लेता हूं। एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है पूरे पेपर में, ठीक है। ये लो, ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 के आंसर्स खोल लिए। पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी छोड़ दो। दूसरा भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल छोड़ दो। लीवरेज आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। आओ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया? 6 मार्क्स का। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्या है। द जीटी लिमिटेड इज विलिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस फॉर विच इट रिक्वायर एन एडिशनल फाइनेंस ऑफ 50 लाख। बेटा पहले से काम चल रहा था, अब 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। अब आप मेरे को बताते चलना प्रेजेंट का है। जो 10% आएगा इसका 63 लाख का, मतलब 6.3 लाख। क्या ये सब में आएगा? हाँ सर, ये आगे सब में आएगा। 12% टर्म लोन है, तो 54 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 54 लाख का 12% हो गया 6.48 लाख। क्या ये भी इंटरेस्ट हर प्लान में आएगा आगे? हाँ, क्योंकि एक्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। एट प्रेजेंट कंपनी की ईबीआईटी 54 है, तो बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कितना हो गया? 54 लाख आप कमा रहे हो, जब कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉय है, पहला हो गया 70 लाख, इक्विटी शेयर के हो गए 70, 63 के हो गए डिबेंचर, 54 का टर्म लोन और 130 की रिटर्न अर्निंग, 317 लाख इनटू में 100। बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कितना हो गया? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आ गया 54 डिवाइडेड बाय 317 इनटू में 100, 17.03%। पहले 17.03 था, अब क्या बोला है?
एक्सपेंशन के बाद आपका जो आरओआई है वो 2% ज्यादा हो जाएगा। अगर आरओआई 2% ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19.03%। सही है क्या? यहाँ तक सब कुछ सही है? बिल्कुल ठीक, यहाँ तक सही है। टैक्स रेट दे रखा है, क्या बोला? फॉलोइंग टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन मिले एडिशनल फाइनेंस के लिए। पहला बोला टर्म लोन, तो ये वाला नया इंटरेस्ट है, सिर्फ टर्म लोन के केस में आएगा। दूसरा बोला 1 लाख इक्विटी शेयर और इशू कर दो, और बैलेंस के लिए डिवेंचर। तो जो बैलेंस के लिए डिवेंचर है वो नया इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख और बढ़ जाएंगे। पहले कितने थे? पहले थे 7 लाख, यहाँ कितने हो जाएंगे? 8 लाख। और यहाँ एक बात और बताऊं, आपको पैसा कितना चाहिए था? 50 लाख का। दूसरे केस में 50 लाख का पैसा चाहिए था। 1 लाख इक्विटी शेयर 20 रुपए के हिसाब से करें तो 20 लाख यहां से आएगा, बाकी 30 लाख के लिए डिवेंचर आएगा। ठीक है, कह रहा मार्केट प्राइस भी बता देना जब पी रेशो 10 है, तो ईपीएस आ जाएगा, पी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। बेटा मेरे को बताना क्या अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है नहीं मिल रही, बताओ। समझ आ रहा है ना? अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है? फोड़ के आओगे ना, अच्छे से फोड़ के आना। सेकंड का बी पार्ट देखो, आओ। ये देखो, क्या अपन ने पूरा ऐसे करा? देखते चलो। सबसे पहले अपन ने यही करा, बिल्कुल ठीक है। अपन ने इसके बाद निकाला 17.03, आया 19.03। अब नया ईबीआईटी कितना होगा? नया ईबीआईटी ध्यान से समझना, ये बात ध्यान से समझना। आओ यहाँ पर एक चीज पढ़ाता हूँ, देखो क्या लिखा है। कंपनी की आफ्टर एक्सपेंशन, कंपनी की आफ्टर एक्सपेंशन आरओआई 2% हो जाएगी। तो 2% खाली नए वाले की नहीं होगी, टोटल होगी। टोटल टोटल मतलब टोटल 3,17,00,000, 3,17,00,000 पे लगाओगे 19.03%। बच्चा यहाँ गलती करता है। बच्चा गलती क्या करता है? 3,17,00,000 पे और प्लस 50 लाख पे, मतलब ऐसे लगेगा, है ना? बच्चा गलती क्या करता है? 3,17,00,000 पे तो ले लेता है पुराना वाला 17.03, और बाकी 50 लाख पे 19.03 लेता है। मत लेना, उसने बोला एक्सपेंशन के बाद पूरी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ जाएगा। ठीक है सर, समझ आया? ये देखो, पूरी कंपनी का 19.03 पे लोगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया, जो पुराना इंटरेस्ट था, पुराना इंटरेस्ट और पुराना टर्म लोन जो है ये तो आएगा ही आएगा। जो नया वाला है वो जिस प्लान के हिसाब से बोला वहां डाल दो। टैक्स रेट आ गया, ईएटी आ गया। ईएटी के बाद प्रेफरेंस तो है नहीं, यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7 लाख, यहाँ 8 लाख। डिवाइड कर दो ईपीएस, पी रेशो, एमपीएस। एमपीएस ज्यादा किसका है? इसका। तो पहला प्लान बहुत बढ़िया है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम बता दो, मजा नहीं आ रहा? अरे सर फालतू है सर, ये तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है इसमें तो। सर मजा ही आ गया, हम करके देखेंगे सर खुद से। बेटा खुद से जरूर करके देखना है क्वेश्चन, इसीलिए सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आओ, ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। और तो क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। मॉडल टेस्ट पेपर 3 पे आ रहा हूँ, आ जाओ। मॉडल टेस्ट पेपर 3, ये आया मॉडल टेस्ट पेपर 3। कैपिटल बजटिंग है, छोड़ दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल छोड़ दो। लीवरेज है, छोड़ दो। रेशो, ये आया ईबीआईटी ईपीएस का क्वेश्चन। आओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आओ देखते हैं, सुनो ध्यान से क्या बोला है, बढ़िया क्वेश्चन। आकाश लिमिटेड प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ईबीआईटी है, इंटरेस्ट है तो ईबीटी आ गया, इनकम टैक्स है, ईएटी आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस, पी रेशो सब दे रखा है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी है। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस 7 लाख है एंड नीड 4 लाख फॉर फर्दर एक्सपेंशन। मतलब पैसा कितना चाहिए? 4 लाख। अगर मैं आपको बोलूं पहले कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉय कितना था, क्या बता सकते हो? कंपनी की पहले कैपिटल एम्प्लॉय कितनी थी? ये देखो, 10% का इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट 40,000 है, मतलब डिबेंचर हो गए 4 लाख के। सही है? हाँ सर, यहाँ तक सही है। इक्विटी शेयर है 3 लाख के, 30,000 इंटू 10, इक्विटी हो गई 3 लाख की। प्रेफरेंस तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इसके अलावा रिटेन अर्निंग और है, रिटेन अर्निंग है 7 लाख की। तो टोटल 14 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय पहले से है, पहले 14 लाख की है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? देयर इज नो चेंज इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। पहले कितना कमा रहे थे आप? पहले कमा रहे थे 280, पहले कमा रहे थे 280 14 लाख पे। तो मतलब पहले आप 20% कमा रहे थे, अभी भी आप टोटल पे 20% कमा लेना। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक बात पढ़ो, क्या लिखा है? यू आर इन्फॉर्म दैट डेट, डेट का मतलब डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। ये डेट इक्विटी रेशो नहीं है, इसका मतलब है प्रपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉय। डेट का कितना प्रपोर्शन है टोटल कैपिटल एम्प्लॉय में, ये रेशो उसने बोला है। अगर ये रेशो कभी भी 40% से ऊपर गया, अगर ये रेशो 40% से कभी भी ऊपर गया तो पी रेशो 8 हो जाएगा। जो अभी पी रेशो 10 है, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड रेज द इंटरेस्ट ऑन एडिशनल बोरोइंग टू 12%। और अगर आपका डेट कभी भी पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में 40% से ज्यादा जाएगा तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा और पी रेशो कम हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो, आपको बोल रखा है अगर सारा पैसा डेट से उठाओ तब क्या होगा, अगर इक्विटी शेयर से उठाओ रूलिंग मार्केट प्राइस पे तो क्या होगा। आओ, सबसे पहले अपन इस केस में बस एक चीज चेक करेंगे। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सारा पैसा डेट से उठाया तो आप ये चेक करो डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी कितना होगा। अगर सारा पैसा डेट से उठा रहे हो तो 4 लाख रुपए डेट से उठाया और पहले का डेट है 4 लाख, तो टोटल डेट हो गया 8 लाख। ठीक है,
टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल इंप्लॉय? पहले का कैपिटल इंप्लॉय 14 लाख था और अब 4 लाख उठा रहे हो, मतलब 18 लाख। देखना 40% से ऊपर जा रहा है क्या? 8 डिवाइडेड बाय 18 इंटू में 100, बेटा ये जा रहा है 44.44%। अगर ये 44.44% है तो पी रेशो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर पी रेशो 8 हो गया और नए वाले पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 12% लगेगा। नए वाले पे, एडिशनल पे बोला है, नए वाले पे मतलब 4 लाख पे, ठीक है। दूसरे केस में चेक करो, दूसरे केस में सारा पैसा इक्विटी से उठाया तो डेट खाली पहले वाला होगा, डेट पहले वाला, नीचे टोटल 18 लाख। अब देखो ये 40 से कम आ रहा होगा, अगर ये 40 से कम, ये 22.22% आ रहा है, अगर ये 40 से कम है तो पुराना वाला सब कुछ चलेगा, पी रेशो भी पुराना वाला और इंटरेस्ट रेट भी पुराना वाला। इंटरेस्ट रेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब आप अपना पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। देखो चेक करो, बोलना समझ आएगा अच्छे से? बताना जरूर बेटा समझ आया या नहीं आया। ये देखो आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये सब अपन ने निकाला, 14 लाख आ गया, 280 20%, 20% आ गया 44.44%, ये है 44.44%, ठीक है। तो जो सेकंड फर्स्ट प्लान है उसमें ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बस दोनों प्लान को कंपेयर कर दो आपस में। दोनों प्लान को कंपेयर कैसे करोगे? ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 18 लाख पे 20%, यानी कि 360। इंटरेस्ट जो पहले वाला है वो दोनों से माइनस करोगे, नया वाला खाली नए वाले से 12% पे लेना, टैक्स माइनस करना, बाकी क्वेश्चन फालतू है। जब ईपीएस की बात आएगी, अगले केस में 10,000 शेयर बढ़ रहे हैं। सर अगले केस में 10,000 शेयर कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो अगले केस है, मतलब सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में पूरा 4 लाख जो आप मंगा रहे हो रूलिंग मार्केट प्राइस पे मंगा रहे हो। रूलिंग मार्केट प्राइस कितना होगा? मार्केट प्राइस यहां से निकाल लो, 40 आएगा, तो 40 पे मंगा रहे हो, इसीलिए 10,000 शेयर आएंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस आ जाएगा ना एपीएस और पीई पे, जो रूलिंग मार्केट प्राइस है वो लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। समझ आया? बताओ। अरे भाई साहब मजा ही आ गया, ठीक है। सब बच्चे बताओ, क्या मुश्किल है क्या? अरे सर कुछ मुश्किल नहीं है सर, मजा ही आ गया सर। आओ आगे चलेंगे यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। मॉडल टेस्ट पेपर कौन सा आ गया? अब इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर आ गया 4। आ जाओ 4 पे चलेंगे। ये 4 आ गया क्या? ये आ गया 4, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लीवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ दो, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, अभी नहीं करना। ये भी नहीं करना, अभी छोड़ दो। लीवरेज है, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल मैनेजमेंट, डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग आ गया, छोड़ो। इसमें तो कोई भी नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर 5 पे आना, ईबीआईटी ईपीएस के क्वेश्चन देखेंगे अभी खाली, ठीक है। ये आ गया मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5। आओ 5 पे देखते हैं। कैपिटल बजटिंग है, छोड़ दो। लीवरेज छोड़ दो, कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ दो, अभी नहीं करना। ये आया ईबीआईटी ईपीएस, ये तुम घर में कर सकते हो, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है। 5 नंबर का बिल्कुल फालतू क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पूछा है, बता दोगे ना पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस? देखो क्या बोला, ध्यान से सुनना। टोटल 84 लाख चाहिए, 84 लाख पूरा का पूरा इक्विटी से उठा रहे हो, ठीक है। दूसरे में बोला है टर्म लोन लेना है, बट इन दिस केस आपको डेट इक्विटी रेशियो 2:1 रखना है। बेटा अगर डेट इक्विटी रेशियो 2:1 रखना है तो डेट और इक्विटी कितना आएगा? 84 लाख को डिवाइड कर दो 3 से, इनटू कर दो 2, मतलब 56 लाख का डेट होगा। 56 लाख का डेट और 28 लाख की इक्विटी, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 56 लाख पे लगेगा, बस ये है, ठीक है। टैक्स का रेट दे रखा है, इंडिफरेंस बताना है, इंडिफरेंस का फॉर्मूला लगाना, सॉल्व कर देना, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन, ठीक है। सर अब बात करते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी तो निकालना आपको, ठीक है। कैपिटल बजटिंग छोड़ो, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये क्या क्वेश्चन? ये छोड़ दो, अभी नहीं होगा, जब होगा तब कराऊंगा आपसे। कैपिटल स्ट्रक्चर के दूसरे पार्ट के साथ होगा। ये देखो खत्म हो गया। अब तुम बताओ, बच्चे डरते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से, तुम बताओ मुश्किल है क्या कैपिटल स्ट्रक्चर? अरे बिल्कुल फालतू टॉपिक है बेटा। 5 हो गए हमारे मॉडल टेस्ट पेपर, 6 पे चलेंगे। आओ 6 देखो 6, ये क्वेश्चन आया 6 ईबीआईटी ईपीएस, ठीक है। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। इतना फालतू की कहानी दे रखी है, पता नहीं काम की भी है नहीं है। आओ ठीक है, आओ देखो क्या है। मैं बोलूँ ये सब फालतू, में पढ़ ही नहीं रहा। मैं एक बार नीचे आ रहा हूँ, देखो नीचे क्या बोला है। पहले इतनी फालतू की कथा लिख दी, नीचे पढ़ो। द कंपनी को 3,12,50,000 रुपए चाहिए, टोटल इतना पैसा चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर से लगाओ, बाकी डिबेंचर से लाओ जिसपे 9% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और कंपनी को इशू करने इक्विटी शेयर और साथ में प्रेफरेंस इतना। कंपनी का ईबीआईटी आपको दे रखा है और बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो पहले में पूछा ईपीएस, तीनों प्लान में पूछा ईपीएस कितना है, फिर पूछा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस पूछा प्लान 1 और 2 का, क्योंकि तीनों का तो साथ नहीं आएगा। प्लान 1 और 2 का इंडिफरेंस निकाल देना। और फिर क्या पूछा इसने, व्हाट इज द ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बाय फॉर्मूला बिटवीन फाइनेंसिंग प्लान 1 और 3। अब तुम बताओ 10 मार्क्स की केस स्टडी है, कर लोगे? बेटा पेपर में टाइम बचाना। ये देखो पूरा केस स्टडी तो यहाँ से चालू हो रहा है, फालतू एक पेज पढ़ने मत बैठ रहे हैं, इसको कुछ नहीं है, ठीक है। सीधा आओ नीचे क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देख लिया करो। तुम बताओ हलवा निकला नहीं निकला? अरे सर हलवा है, तो बिल्कुल हलवा है। आओ
ठीक है, बस फिगर बड़ी बड़ी है, फिगर बड़ी में गलती होती है, गलती मत करना। लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, रेशियो। वैसे ही तो एफएम छोटा सा तो टॉपिक है, एफएम में है ही क्या बेटा, जितना एफएम में पूरा सिलेबस है उतने तो तुम्हारे टैक्स में सिर्फ 3 चैप्टर होंगे, सैलरी, कैपिटल गेन और पीजीबीपी, इतना सा तो एफएम है, मासूम सा बिल्कुल। 7 पे आ रहा हूं, 7 पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 7th, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हटा दो। लीवरेज है, पहले ही मैंने मेहनत कर ली ना, टॉपिक लिख कर गए। रेशियो है, हटाओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन है, हटाओ। डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग है ही नहीं इसमें। मॉडल टेस्ट पेपर 8 पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। लीवरेज छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। ईबीआईटी ईपीएस आओ, ईबीआईटी ईपीएस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। देखो, शाजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर 25 लाख फॉर न्यू प्लांट। नया प्लांट, नई कंपनी, नई सोच, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पहले का क्वेश्चन ही लोगे। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ईबीआईटी, सीधा सीधा ईबीआईटी दे दिया 5 लाख है, और पैसा कितना चाहिए, पैसा 25 लाख। While deciding about the financial plan, the company consider the objective of maximizing EPS, मतलब जिसका EPS अच्छा होगा उसको देखना है। कन्फ्लिक्ट होगा, छोड़ो, मारो गोली, EPS को देखना, ठीक है। It has 3 alternative to finance the project by raising debt। पहले में डेट है 2.5 लाख का। एक बात बताना भाई, अगर आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव है, मैं यहाँ लिख दूं 3 ऑल्टरनेटिव, तो तीनों में होगा या तो डेट या इक्विटी। पहले में है अगर 2.5 लाख का डेट उठाया, अगर 2.5 लाख का डेट है, ठीक है यार, इधर सही से नहीं बैठ रहा ना, ऐसे लिख दो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मल, डेट या इक्विटी, ठीक है। पहला प्लान आएगा, दूसरा आएगा और तीसरा आएगा। पहले में अगर 2.5 लाख का डेट है तो 22.5 लाख की इक्विटी हो गई। फिर अगर 10 लाख का डेट है तो 15 लाख की इक्विटी हो गई। 15 लाख का डेट है तो 25 लाख की इक्विटी हो गई। देखो आगे लिखा है बैलेंस इन ईच केस इक्विटी शेयर से उठाना है, ठीक है। कंपनी का शेयर अभी 150 रुपए का है, कंपनी का अभी शेयर कितने का है, 150 रुपए का अभी, ठीक है। लेकिन इसका शेयर का प्राइस 125 हो जाएगा अगर आपने फंड्स बोरो करे इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। बेटा पोस्टिंग में भी यही बात बोलता हूँ, एफएम में भी यही बात बोलूंगा, क्वेश्चन पढ़ते हुए जल्दी नहीं, बहुत आराम से पढ़ना है। सॉल्यूशन में जितनी जल्दी करनी है करना, क्वेश्चन आराम से। उसने बोला है शेयर का प्राइस 125 होगा अगर 10 लाख से ज्यादा की बोरोइंग है। बेटा देखना, 10 लाख से ज्यादा की बोरोइंग, तो 10 लाख से ज्यादा की बोरोइंग सिर्फ मेरे थर्ड केस में आएगी। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ थर्ड केस में 10 लाख से ज्यादा की बोरोइंग है, मतलब यहां पर शेयर का प्राइस जो होगा वो 125 हो जाएगा, ठीक है। यहां प्राइस होगा, 10 लाख वाले केस में नहीं होगा, 10 लाख से ऊपर में बोला है। द फंड कैन बी बोरो एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख। इसका मतलब क्या है, जैसे टैक्स में स्लैब रेट होते हैं ना, ये वैसे है, मतलब अप टू 2.5 लाख तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। आगे पढ़ो क्या लिखा है, अप टू 2.5 लाख। 15% है ओवर 2.5 लाख एंड अप टू 10 लाख। 2.5 लाख से ऊपर और 10 लाख के लिए ऐसे लिख दूं, नेक्स्ट 7.5 लाख के लिए, नेक्स्ट 7.5 लाख के लिए इंटरेस्ट है 15%, ठीक है। 20% है ओवर 10 लाख, मतलब 10 लाख से ऊपर कुछ भी है तो उसके लिए 20%, जैसे टैक्स में करते हो वैसे। मतलब ये रेंज नहीं है, आप ऐसे मत समझना कि अगर आपने 15 लाख का डेट लिया तो 15 लाख जो है 10 लाख से ऊपर है तो पूरे पे 20% लगेगा, नहीं, रेंज नहीं है, ये स्लैब रेट है, स्लैब रेट के हिसाब से क्वेश्चन होगा। और टैक्स रेट 50% है, कह रहा कौन सा चूज करना, फिर तो आप चूज कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो 25 लाख की जगह 10 लाख आएगा, 25 लाख, हाँ यहाँ पर 10 लाख आएगा बेटा, ये लो, माई मिस्टेक, माई बैड, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, 10 लाख आएगा यहाँ तक, सही। हाँ अब यहाँ एक बात और सुनो ध्यान से, जब आप यहाँ निकालोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले वाले केस में, तो 22.5 लाख को डिवाइड करोगे 150 से, क्योंकि मार्केट में प्राइस 150 चल रहा है। दूसरे केस में भी 15 लाख को डिवाइड करोगे 150 से, पर तीसरे केस में 10 लाख को डिवाइड करोगे 125 से, ये मत भूलना, क्योंकि शेयर प्राइस कम हो गया था ना, बस ठीक है। अब तो क्वेश्चन हो ही गए, आओ दिखाऊं 8वें क्वेश्चन का थर्ड का ए पार्ट, 8वें टेस्ट पेपर का, क्या है 8वां टेस्ट पेपर थर्ड का ए पार्ट दिखाना है मेरे को आपको। जो जो हमने बातें बोली होगी देखो सब वैसी का रखा होगा। अरे बेटा बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत, ये देखो ऐसी थोड़ी तुम्हारे सामने आ गया सीधा, ठीक है। ये लिया, माइनस करा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करा, सब कुछ माइनस करा, नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये देखो इन्होंने स्लैब रेट के हिसाब से निकाला है, स्लैब रेट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर्स के केस में क्या करा, पहले केस में 150, दूसरे में 150, तीसरे में 125, ठीक है। हो गए बेटा, मजाक मजाक में सारे मॉडल टेस्ट पेपर खत्म कर दिए तुमने, आगे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, बस मॉडल टेस्ट पेपर हो गए सारे। आओ एक बार ICAI का दिखा देता हूँ, स्टडी मैट, आ जाओ। ऐसे ही तो चलना है हमारे को। ये इलस्ट्रेशन छोड़ दो अभी, क्योंकि सारी इलस्ट्रेशन ये कैपिटल स्ट्रक्चर के दूसरे वाले पार्ट पे है, इसीलिए अभी नहीं करा रहा आपको, ठीक है। आओ ये भी उसी के ऊपर है, छोड़ो, जब आएंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर। ला 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 ला
ला ला ला ला ला, छोड़ो 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 छोड़ो, सब छोड़ दो, जब आएगा तब बात करेंगे, आओ। अरे कुछ है भी सही इसमें, नहीं है। ये आया इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये देख लो, ये क्वेश्चन अभी आपने करा है, ये क्वेश्चन अभी आपने करा हुआ है, बिल्कुल सेम है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईपीएस निकालना है 3 प्लान के ऊपर, फालतू क्वेश्चन है, बिल्कुल फालतू। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये आया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन, आओ पढ़ो क्या क्वेश्चन है, आओ। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड है, पेड अप कैपिटल 100 लाख, करंटली ईबीआईटी है 60 लाख, ठीक है। कंपनी शेयर आर लिस्टेड एंड आर कोटेड, और यहाँ लिखा है प्री टैक्स प्रॉफिट। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी कंपनी ओवरऑल पूरी इक्विटी है, अगर कंपनी पूरी इक्विटी है तो प्री टैक्स का मतलब ईबीटी होता है। अगर ईबीटी 60 लाख है तो ध्यान रखना इसका ईबीआईटी भी 60 लाख होगा, क्योंकि ऑल इक्विटी में इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। तो प्री टैक्स का मतलब ईबीटी मत मानना, ईबीआईटी मानना, ईबीआईटी 60 लाख है, ठीक है। कंपनी का जो शेयर लिस्ट कर रहा है वो 50 से 80 के बीच में कर रहा है, मेरे लिए फालतू है, छोड़ो। कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए, एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ प्री टैक्स इनकम 40 लाख। अब ये प्री टैक्स इनकम कमा के दे रही है, प्री टैक्स इनकम यानी ईबीआईटी। क्यों? अगर इसको ईबीआईटी माना है तो ये भी ईबीआईटी होगा, ईबीटी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या होगा? ईबीआईटी, बस ये ध्यान रखना है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसको प्रीमियम पे इशू करा तो 10 रुपए का शेयर था, 15 का प्रीमियम, मतलब टोटल 25 में बेचा, डिवेंचर है, ठीक है। यहाँ लिखा इसको, और प्रीमियम 40, प्रीमियम 40 मतलब यहाँ हो जाएगा टोटल प्राइस 50, बस। और क्वेश्चन पूरा कर सकते हो, कह रहा है ईपीएस के लिए क्वेश्चन करना है, मैक्सिमाइज करना है ईपीएस को, पूरा क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ईबीआईटी ध्यान से देखना, मैंने ईबीआईटी आपको बताया था, हर केस में ईबीआईटी लोगे। प्री टैक्स का मतलब वैसे ईबीटी होता है, बट इक्विटी वाले में वो ईबीआईटी होगा, तो हमने टोटल को ही ईबीआईटी मानेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह आप सब निकाल सकते हो। यहाँ आएगा 25 पे, यहाँ आएगा 50 पे, ठीक है। किसी का तो कोई डाउट आया था क्या? यस सर, ठीक है। फालतू ये क्वेश्चन तो अभी करा है, 25 लाख वाला मॉडल टेस्ट पेपर में डाल रखा है, अभी कर लिया, लो खत्म हो गया ये भी, ठीक है। ये मॉडल टेस्ट पेपर में कराया था, अभी हो चुका है आपका। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन अभी आया था आपके पास, ठीक है। यहाँ पे केई का कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो। केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जरूरी होती है, और मेरे को पता है 1/KE पी रेशियो के बराबर होता है, उसको छोड़ दो। बाकी पूरा क्वेश्चन अभी हमने करा डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। डेट तो सेम क्वेश्चन है, कर लेना। रिटेन अर्निंग नीचे दे रखी है, रिटेन अर्निंग नीचे दे रखी है बेटा, ठीक है। हो जाएगा क्या? अरे सर मजा ही दिला दी, तुमने तो मजा ही दिला दिया सर। आओ पीछे के क्वेश्चन देख लें एक बार। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहला क्या है? ये पहला क्वेश्चन भी अभी आया है, पहला क्वेश्चन अभी करा आपने 2:1, याद है, फाइनेंसिंग एजेंसी, ठीक है। इनडिफरेंस पॉइंट निकालना, फालतू क्वेश्चन है, कर लेना क्वेश्चन। रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, मतलब इनडिफरेंस दे रखा है बेटा, इनडिफरेंस दे रखा है मतलब ईबीआईटी की वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन कैसे करोगे? ईबीआईटी की वैल्यू है, माइनस कर देना इंटरेस्ट, पहले वाले में आएगा इंटरेस्ट 48,000, ये 480 है, 480 माइनस 48, 1 माइनस टैक्स, ठीक है। और पहले वाले में प्रेफरेंस है क्या? पहले वाले में तो प्रेफरेंस है ही नहीं, पहले वाले में प्रेफरेंस है नहीं है, पहले वाले में प्रेफरेंस 0 है ना। ये देखो 0 इसलिए क्योंकि 8 और 4 12 हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आएंगे 8 लाख है ना, तो 80,000, इक्वल टू में दूसरा क्या रखोगे? दूसरा रखोगे 480, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, माइनस कर देना 1 माइनस टैक्स, और आगे लिख देना माइनस पीडी, पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, और नंबर ऑफ शेयर्स है 80,000। सॉल्व करना, पीडी आ जाएगा, पीडी। अब मान लो पीडी आ गया तुम्हारा, कितना मान लो? पीडी मान लेते हैं, मान लो पीडी आ गया 20,000, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 है तो प्रेफरेंस की कैपिटल है 4 लाख, रेट आ जाएगा। फालतू क्वेश्चन है, रेट आ जाएगा, ठीक है। ये भी फालतू क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ दो। डेट इक्विटी, ये क्वेश्चन था अभी वैसे वहां पे, डेट इक्विटी वाला गणेशा लिमिटेड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, कर सकते हो आप आराम से, डेट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और आपको क्या करना है इसके बाद? ए और बी में ब्रेक इवन, बी और सी में ब्रेक इवन, और ए और सी में ब्रेक इवन निकालना, तीनों में ब्रेक इवन निकालना है। देखो ब्रेक इवन निकालो। अब ब्रेक इवन के बाद क्या होगा? जब आप निकालोगे ना तो 2 में तो ब्रेक इवन आ जाएगा, तीसरे में किसी में ब्रेक इवन नहीं आएगा। जैसे मान लो ए और सी में ब्रेक इवन नहीं आया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो ए और सी में ब्रेक इवन नहीं आया क्योंकि शेयर से शेयर कट गए। अब या तो एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा, अगर एलएचएस आरएचएस बराबर है आप बोलोगे सारे पॉइंट इनडिफरेंस है। अगर एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है तो ये पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी मतलब देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट, बस इतना लिख करके आना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जामिनर दे देता है इसको 10-10 मार्क्स में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, करके देख लेना एक बार, ठीक है। 5 अभी दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुको। ये भी बिल्कुल फालतू है, इनडिफरेंस कर सकते हो, इनडिफरेंस से नीचे वो अच्छा होता है जिसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम होती है, ये जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन कम होता है, ऊपर वाला जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन ज्यादा है या फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। ये एमएम अप्रोच है, छोड़ दो। नेट ऑपरेटिंग है, छोड़ दो।
ये भी सारे अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, फालतू क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। बस अब तो आप सारे क्वेश्चन करके देख लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम क्वेश्चन आया आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके देखना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कराऊंगा, इसलिए अभी नहीं करा रहा आपको, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत फालतू है। देखो इतनी सारी चीजें दे रखी है, बस आपको मेन मेन चीजें पकड़नी है। उसने लिखा बस फालतू से है, एक बार केस बेस सिनेरियो करके देखना, मैंने क्लास में भी कराया था, बहुत सिंपल है, कोई नया पॉइंट नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन बच गया जिसमें नया पॉइंट है, नया पॉइंट बता देता हूँ। मैंने बोला ना ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा था, हाँ, यो लिमिटेड। क्वेश्चन देखना, प्रेजेंटली 36 लाख है डेट आउटस्टैंडिंग बियरिंग एन इंटरेस्ट रेट 10%, विशेष टू फाइनेंस 40 लाख, 40 लाख रुपए उसे चाहिए एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए। कंसीडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव, एडिशनल डेट 12% पे ले ले, या प्रेफरेंस पे ले ले, या इक्विटी शेयर इशू कर दे, ठीक है। कंपनी प्रेजेंटली हैज 8 लाख शेयर, 8 लाख शेयर अभी हैं कंपनी के पास, ठीक है। और EBIT आर प्रेजेंटली 15 लाख, 15 लाख बताना है, अज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, मतलब नया EBIT भी 15 लाख रहेगा, ठीक है। नया EBIT 15 लाख है, आप सॉल्व कर दोगे, बहुत आसान है। दूसरा पार्ट पढ़ो, एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, आप कौन सा ऑल्टरनेटिव प्रेफर करोगे, तो यहां पर आप इन डिफरेंस निकालो। अगर इन डिफरेंस आ रहा है मान लो 10 लाख, अब सुनना, इन डिफरेंस 10 लाख है, ठीक है, मैं 10 लाख नहीं लेता, ऐसे लेता हूं, रुको। इन डिफरेंस आ रहा है मान लो 18 लाख, अगर इन डिफरेंस 18 लाख आ रहा है, जैसा इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही आएगा, 18 लाख आ रहा है और ये इन डिफरेंस से कम है, बेटा अगर ये अभी इन डिफरेंस से कम है, जो हमारा EBIT है वो इन डिफरेंस से कम है, तो वो प्लान अभी अच्छा होगा जिसमें फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम है। तो दोनों में से देख लेना, जहां पर आपका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी वो अच्छा होगा। अगर इन डिफरेंस जो है 15 लाख से कम आ रहा होता तो मैं वो प्लान अच्छा बोलता, कौन सा प्लान अच्छा होता, जहां फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होती, ठीक है सर, यहां तक सही है। आगे पढ़ो, लास्ट पार्ट क्या बोला है, कंप्यूट हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। कह रहा है EBIT को कितने से बढ़ाऊं जब जाके नया प्लान अच्छा होगा। तो ऐसे समझो, आपने क्या करा, आपने इन डिफरेंस निकाल दिया, इन डिफरेंस आया 18 लाख, अभी है 15 लाख, EBIT को कितने से बढ़ाऊं, EBIT को 3 लाख से बढ़ाओ, जब भी इन डिफरेंस पे होगा तो मतलब जो पहले वाला प्लान है अब वो ना छोड़ करके अगला प्लान बढ़िया होगा, समझ आया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, नॉर्मल EPS निकालो, उसके हिसाब से बता दो कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है। फिर उसने बोला जो अल्टरनेटिव अच्छा है, अब मैं EBIT को कितने से बढ़ाऊं कि नया प्लान अच्छा है। तो बेटा ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ, ये आपका इंडिफरेंस है। मान लो अभी आप इस पॉइंट पे खड़े हो, EBIT के इस पॉइंट पे हो, तो कितने से बढ़ाऊं, ये यहां पर कितने पे आऊं ताकि इसके आगे दूसरा प्लान मेरा अच्छा होने लग जाए। तो बस कुछ नहीं करना होता, इंडिफरेंस पॉइंट और जो अभी वाला EBIT है माइनस करना होगा, ठीक है जी। बस इसी के साथ आपका ICAI और सारा कुछ अपना कंप्लीट हो गया है। अब बस पकड़ो और चुन चुन के खत्म कर दो, ठीक है, पकड़ो और चुन चुन के खत्म कर दो EBIT EPS के सारे क्वेश्चन, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर के हो चाहे ICAI के स्टडी मटेरियल के हो। कर सकते हो ना, बताना जरूर, ठीक है। मजा आया या नहीं आया जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिखना कि आपको मजा आया इस सेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करो, बाय बाय, टेक केयर।